मेरे प्यारे बच्चों, लक्ष्य कोचिंग के इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं दिनेश तिवारी सर एक नया वीडियो समास को लेकर आ रहे हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे समास। समास हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है और प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से समास बेहद महत्वपूर्ण भाग है। समास से कम 2 या 3 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। आप लोग बचपन से ही समास पढ़ते आ रहे हैं। समास आप लोग पढ़ते हैं फिर भूल जाता है, लेकिन आज मैं आप लोग को समास कविता के माध्यम से पढ़ाऊंगा। मेरी 4 लाइन की एक कविता होगी। अगर उस 4 लाइन की कविता आपने याद कर लिया तो फिर आपको समास के बारे में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और समास बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यूपीपी का आप एग्जाम देने जाएं, आप यूपीएसआई का परीक्षा हो, आपका वीडियो हो, लेखपाल हो, टेट हो, सुपर टेट हो, हर एग्जामों में हिंदी पूछे जा रहे हैं और हिंदी में भी समास बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समास। और एक बार आप लोगों ने पूरे वीडियो को ध्यान से पढ़ लिया तो फिर समास में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा। हम लोग समास को 2 वीडियो में पढ़ेंगे, तो भाग 1 और भाग 2। तो आज हम लोग शुरू करने चल रहे हैं समास। तो समास जो शब्द है वह 2 शब्दों से बना है। समास जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम और आस। तो समास 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम और आस। सम का अर्थ होता है संक्षिप्त, आस का अर्थ होता है कथन। अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ हुआ संक्षिप्त कथन। क्या हुआ? संक्षिप्त कथन। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त कथन, यानी इसको हम कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक शब्दों को 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना दिया जाता है। एक शब्द बना दिया जाता है, तो उसे समास कहा जाता है। ठीक? तो 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना दिया जाता है, उसे समास कहा जाता है। यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना देते हैं, संक्षिप्त कर देते हैं, तो उसे समास कहा जाता है। यानी संधि के समास के नियमों के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिला देते हैं तो उसे समास कहा जाता है। जब हम अक्षरों का मेल करते हैं तो उसे संधि कहा जाता है, और जब शब्दों का मेल करते हैं तो उसे समास कहा जाता है। तो यह शब्दों का मेल है। 2 या 2 से अधिक शब्द को मिलाकर जब एक शब्द बना देते हैं तो उसे समास कहा जाता है। ठीक? जैसे
जैसे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र है। अगर हम संधि के नियम के अनुसार हम समास बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं राजपुत्र, या इसी तरह हम कहते हैं पाकिट को मारने वाला। मारने वाला, तो अब शब्द है पाकिट को मारने वाला। तो जब इसको एक शब्द बनाते हैं या जब समास बनाते हैं तो बन जाता है पाकिट मार। पाकिट मार। तो शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द कर देते हैं तो उसे समास कहा जाता है। जैसे राजा का पुत्र, इन सभी को मिला दिए तो समास बन गया राजपुत्र। या पाकिट को मारने वाला, अगर इसको हम समास बना दिए तो बन गया पाकिट मार। तो समास जो है शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। तो ये दो आपका है उदाहरण, यानी शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। ठीक। समास में दो शब्दावली का अक्सर प्रयोग किया जाता है। एक होता है समस्त पद, एक होता है समस्त पद, या इसी को कहते हैं सामासिक पद। और दूसरा होता है समास विग्रह। विग्रह तो समस्त पद या सामासिक पद, और दूसरा है समास विग्रह। तो जब समास के नियमों के अनुसार सभी पदों को मिलाकर एक पद बना दिया जाता है तो उसे कहते हैं समस्त पद। जैसे समास के नियमों के अनुसार, समास के नियमों के अनुसार जब सभी पदों को मिलाकर एक शब्द बना देते हैं, एक शब्द बना दिया जाता है, बना दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? समस्त पद या सामासिक पद। जैसे राजपुत्र और पाकिट मार, ये दो जो है ये समास के नियमों के अनुसार इसको मिला दिया गया। राजा का पुत्र या पाकिट को मारने वाला तो बन गया राजपुत्र और पाकिट। ये आपका है समस्त पद, या इसी को कहा जाता है सामासिक पद। ठीक। इसी तरह समास विग्रह लिखिए। जब समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग कर दिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है, कर दिया जाता है तो उसे समास विग्रह कहा जाता है। तो उसे समास विग्रह कहा जाता है। विग्रह कहा जाता है। ठीक।
तो समस्त पद या समासिक पद यानी समास के नियमों के अनुसार जब सभी पदों को मिला के एक शब्द बना दिया जाता है तो उसे समस्त पद या समासिक पद कहा जाता है। जैसे अगर हम कहें राजा का पुत्र को अगर समस्त समास शब्द लिखा गया राजपुत्र, तो राजपुत्र जो है या पाकिट के मारने वालों को समास शब्द बन गया पाकिट मार, तो राजपुत्र और पाकिट मार जो है वह समस्त पद या समासिक पद है। ठीक, और जब समस्त पद के सभी पदों को अलग कर दिया जाए तो उसे कहा जाता है समास विग्रह। जैसे राजा का पुत्र और पाकिट के मारने वाला, ये जो है इसमें समास या समस्त पद के सभी पदों को अलग कर दिया गया है, तो ये हो गया आपका समास विग्रह। ओके, तो जब समस्त पद के सभी पदों को अलग कर दिया जाता है तो उसे कहा जाता है समास विग्रह। इसी तरह समास में दो पद होते हैं। समास में दो पद होते हैं। जो पहले वाला पद है उसको पूर्व पद कहा जाता है या पहला पद कहा जाता है, तथा बाद वाला जो पद है उसको दूसरा पद या उत्तर पद कहा जाता है। जैसे राजपुत्र और पाकिट, इसमें राज और पाकिट जो है पहला पद है, अब पुत्र और मार जो है दूसरा पद है। जैसे हम यहां पर लिख दे रहे हैं राजपुत्र और पाकिट मार। तो इसमें जो है राज और पाकिट जो है ये है पूर्व पद, पूर्व पद या पहला पद, तथा पुत्र और मार ये है दूसरा पद, दूसरा पद या उत्तर पद। उत्तर पद तो पूर्व पद या पहला पद जैसे राज और पाकिट ये पूर्व पद है, पुत्र और मार दूसरा पद या उत्तर पद है। ठीक, समास में किसी में पहला पद प्रधान होता है तो किसी में दूसरा पद प्रधान होता है। किसी में पहला पद प्रधान होगा तो किसी में दूसरा पद प्रधान होता है, किसी में दोनों पद प्रधान होता है, और किसी समास में दोनों पद गौड़ हो जाता है और एक तीसरा या अन्य पद महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, तो ये समास है। अब समास 6 प्रकार के होते हैं। जैसे समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला है द्वंद्व समास। तो समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला है द्वंद्व समास, दूसरा है द्विगु समास, द्विगु समास, तीसरा है तत्पुरुष, तीसरा है तत्पुरुष समास, समास, चौथा है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, पांचवा है अव्ययी भाव समास, और छठा है बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। तो इस तरह समास 6 प्रकार के होता है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास,
कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास और बहुव्रीहि समास। तो ये समास 6 प्रकार के होते हैं और इसको हम लोग कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसा कि मैं शुरू में ही बोला था कि समास आज हम लोग कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। तो ये मेरी स्वरचित कविता है, तो आप लोग कविता के माध्यम से समास को पढ़ेंगे। जैसे कविता है, द्वंद्व में और छिपे, द्वंद्व में और छिपे, छिपे दिगुमे, दिगुमे पहला गणनापद, गणनापद आवत है, आवत है। द्वंद्व में और छिपे दिगु में पहला गणनापद आवत है। बीच, बीच में कारक चिन्ह छिपे, बीच में कारक चिन्ह छिपे, चिन्ह छिपे तत्पुरुष, तत्पुरुष समास कहावत है, कहावत है। पहला पद, पहला पद जामे विशेषण है, विशेषण है। पहला पद जामे विशेषण है। कर्मधारय, कर्मधारय नाम गिनावत है, गिनावत है। और पहला पद अव्यय से अव्ययी, पहला पद अव्यय से अव्ययी, अव्ययी बहुव्रीहि, व्रीहि अन्य, अन्य कहावत है। तो इस तरह देखिए, ये 4 लाइन की कविता में 6 समास आ गया है। द्वंद्व में और छिपे दिगु में पहला गणनापद आवत है। बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है। पहला पद जाम में विशेषण है। कर्मधारय नाम गिनावत है। पहला पद अव्यय से अव्ययी बहुव्रीहि अन्य कहावत है। तो इस 4 लाइन की कविता में ये 6 समास आ गया है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास और बहुव्रीहि समास। और जैसे ही आप लोग को ये 4 लाइन की कविता याद, मतलब समास हमेशा के लिए तैयार। क्योंकि कविता का एक नेचर होता है कि कविता एक बार याद हो जाती है तो वह भूलता नहीं है। आप लोग बचपन में कविताएं याद किए होंगे, वह आज भी आप लोग को याद होगा। तो अगर आप लोग एक बार ये 4 लाइन की कविता को याद कर लिए तो हमेशा के लिए समास का झंझट खत्म, यानी लाइफ टाइम समास। तो आइए हम लोग इस पर देखें कि किस तरह ये कविता याद होने से आप लोग समास कर जाएंगे। तो देखिए, अब इसमें एक एक समास का हम लोग डिस्कशन कर लें। तो पहला समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास तो कविता में कहता है कि द्वंद्व में और छिपे, यानी द्वंद्व नाम से ही पता चलता है कि द्वंद्व का मतलब होता है कि द्वंद्व में कम से कम 2 पक्ष होता है।
अकेले द्वंद्व नहीं होता है। द्वंद्व के लिए दो पक्ष होता है और द्वंद्व के लिए यह भी जरूरी है कि दोनों पक्ष बराबर वाला महत्व हो। अगर एक शक्तिशाली और दूसरा कमजोर होगा तो द्वंद्व नहीं होगा। इसी तरह समास में भी यहां पर दो पद होता है और दोनों पद प्रधान होता है तथा दोनों के बीच में और छिपा होता है, यानी और का लोप होता है। यानी देखिए, द्वंद्व में और छिपे, यानी जब दो पद हो, दोनों प्रधान हो और दोनों के बीच में और छिपा हो तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। ठीक है, इसकी पर कह सकते हैं जब दो पद हो, जब दो पद हो और दोनों प्रधान पद हो, और दोनों प्रधान, जब दो पद हो और दोनों प्रधान पद हो, प्रधान, दोनों प्रधान पद हो तथा दोनों के बीच में, तथा दोनों के बीच में और छिपा हो तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास होता है। तो जब दो पद हो और दोनों प्रधान पद हो तथा दोनों के बीच में और का लोप हो और छिपा हो तो वहां द्वंद्व समास होता है। यानी मेन दो पदों के बीच में और छिपा हो, यानी द्वंद्व में और छिपा। जब दो पदों के बीच में और छिपा हो और का लोप हो तो वहां द्वंद्व समास होता है। जैसे, यानी उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं माता पिता, माता पिता। तो माता पिता का विग्रह होगा माता और पिता, माता और पिता। यानी माता पिता में और का लोप है और छिपा हुआ। तो जब दो पद हो और दोनों के बीच में और छिपा हो तो वहां द्वंद्व समास होता है, यानी माता पिता में द्वंद्व समास होता है। इसी तरह भाई बहन, भाई बहन, राम श्याम, गीता सुनीता, नर नारी, राजा रानी, सुख दुख, या इसी तरह अमीर गरीब, आकाश पाताल, राग द्वेष। इन सब में क्या है? द्वंद्व समास है। यानी माता और पिता, भाई और बहन, राम और श्याम, गीता और सुनीता, नर और नारी, राजा और रानी, सुख और दुख, अमीर और गरीब, आकाश और पाताल, राग और द्वेष। या इसी तरह कर सकते हैं एक दो, एक दो, एक और दो, या इसी तरह कहें तीन तेरह। तो भले अंक है तीन तेरह, लेकिन यहां पर भी द्वंद्व समास होगा। दाएं बाएं, दाएं बाएं, आगे पीछे, या इसी तरह
खरा खोटा, खरा खोटा, खरा और खोटा, अगल बगल, अगल बगल, भला बुरा, भला बुरा, नमक मिर्च, नमक मिर्च, ठंडा गरम, ठंडा गरम, राग द्वेष, राग द्वेष। तो इन सब में आप लोग देख रहे हैं, सब में देख रहे हैं कि और छिपा है। या इसी तरह हम कहें राधे श्याम, यानी राधे और श्याम, सीता राम, सीता और राम, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, गौरी शंकर, गौरी शंकर। या इसी तरह हम सार्थक और निरर्थक शब्द भी लिखते हैं तो वहां पर भी द्वंद्व समास हो। जैसे हम कहते हैं अनाप शनाप, यहां कहते हैं पानवान, पानवान, चाय साय, पानी वानी, रोटी वोटी, सब्जी उब्जी। तो यहां पर क्या है, एक सार्थक और निरर्थक शब्द है, लेकिन इन दोनों यहां भी प्रधान है। जैसे हम कहते हैं चलिए घर पर कुछ चाय साय हो जाए, तो दिमाग में ये बनता है कि चाय तो होगा लेकिन उसके साथ भी कुछ रहेगा, यानी वह भी इंपॉर्टेंट है। पानी वानी हो जाए, यानी पानी तो पिलाएंगे, साथ में कुछ और भी रहेगा, खिलाएंगे, तो पानी वानी, रोटी वोटी। तो यहां पर सार्थक और निरर्थक शब्द है, लेकिन इन दोनों के बीच में और छिपा है। तो जब दो पद हो और दोनों पदों के बीच में और छिपा हो तो वहां पर द्वंद्व समास होते हैं। यानी द्वंद्व समास में आप देख रहे हैं कि दोनों पद प्रधान है, दोनों के बीच में और छिपा है। जनरली तो द्वंद्व समास के बीच में हाइफन भी लगेगा, लेकिन हालांकि ये जरूरी नहीं कि योजक चिन्ह लगे ही, लेकिन तो दो शब्द हो, दोनों प्रधान हो और दोनों के बीच में और छिपा हो तो वहां पर होता है द्वंद्व समास। ठीक, द्वंद्व में और छिपे, यानी जब दो पद हो और दोनों के बीच में और का लोप हो तो वहां पर होगा द्वंद्व समास। तो अब आप लोग देख रहे होंगे कि द्वंद्व समास में कोई दिक्कत नहीं, दो पद हो, दोनों प्रधान हो, दोनों के बीच में और छिपा हो तो द्वंद्व समास होता है। ओके, हाँ, तो दूसरा समास है द्विगु समास। तो अब हम लोग पढ़ेंगे द्विगु समास। द्विगु समास तो कविता में है, द्विगु में पहला गणना पद यावत है, द्विगु में पहला गणना पद यावत है, यानी पहला पद यदि गणना पद यानी संख्यावाचक हो, गिनती वाला, 1 2 4 10 20 लाख करोड़ हजार वाला हो, तो जब पहला पद गिनती वाला हो तो वहां पर द्विगु समास होता है। यानी इसमें द्विगु समास में दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद दूसरे पद की संख्या का बोध कराता है, उसके गिनती का बोध कराता है, तो वहां पर द्विगु समास होता है। तो जब दूसरा पद प्रधान हो और पहला पद दूसरे पद की संख्या का बोध कराता हो तो वहां पर द्विगु समास होता है। यानी द्विगु समास में
द्विगु समास में इसमें द्विगु समास में दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद दूसरे पद की संख्या का बोध कराता है। तो वहां पर द्विगु समास होता है। द्विगु समास होता है। ठीक, तो द्विगु समास में दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद दूसरे पद की संख्या का बोध कराता है। तो जब पहला पद दूसरे पद की संख्या का, गिनती का बोध करावे तो उसे द्विगु समास होता है। यानी द्विगु में पहला गणना पद है, यानी पहला पद गिनती वाला हो तो वहां पर द्विगु समास होता है। जैसे हम कहें चौराहा, यानी उदाहरण के लिए कहें चौराहा, यानी चार राहों वाला, यानी जिसमें चार राह हो, यानी महत्वपूर्ण है राह, रास्ता, और उसकी संख्या है 4 यानी 4। यानी पहला पद राह की संख्या का बोध कराता है और जब पहला पद दूसरे पद की संख्या का बोध कराता है तो वहां पर द्विगु समास होगा। ओके, तो इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद दूसरे पद की संख्या का बोध कराता है। यानी द्विगु में पहला गणना पद आवत है, जब पहला पद दूसरे पद की संख्या का बतावे तो वहां पर द्विगु समास हो गया। जैसे चौराहा यानी चार राहों वाला, या इसी तरह हम कहें चार फाटक, यानी ये फाटक की संख्या कितना है, या हम कहें चार पाई, यानी पाई की संख्या क्या है, 4 है, तो 4 पाई। ठीक, या इसी तरह हम कहें एक तारा, यानी तारा की संख्या कितनी है, 1 है, एक तारा। एक हरा, या एक अंकी, इकलौता, या इसी तरह हम कहें दोपहर, यानी पहर की संख्या कितनी है, 2 है, दोपहर। या इसी तरह हम कहें त्रिभुज, यानी भुजा की संख्या कितनी है, 3 है। त्रिकोण, तिराहा, तिरंगा, त्रिफला, इस सब में संख्या क्या है, 3 है। त्रिफला, तिमाही, या इसी तरह पंचायत, पंचमढ़ी, पंचवटी, या
इसी तरह सप्तर्षि, सप्ताह, सप्त सिंधु, नवरत्न, नवग्रह, नौरंगी, या शताब्दी, सतसई, सतसई, पंचतंत्र, तो ये सब शब्द क्या है? पहला पद गिनती वाला है। इसमें सभी में चौराहे, चार राह, चार फाटक, चार पाइच, एक तारा, एक हरा, एक अंक, एक लौता, दो पहर, तीन भुजा, तीन कोण, तीन राह, तीन रंगा, तीन फल, तीन माह। तो यहां पर सब में पहला पद दूसरे पद की संख्या का बोध कराता है। तो जब पहला पद दूसरे पद की संख्या का बोध करावे तो वहां पर द्विगु समास है। लेकिन ध्यान बस इतना दीजिएगा, जैसे हम कहें कि दशानन, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, चतुरानन, तो इन सभी में पहला पद गिनती वाला है। लेकिन यहां पर द्विगु समास के बजाय यहां पर बहुब्रीहि समास होगा। इसको बहुब्रीहि कहना उचित होगा, क्योंकि जब हम कहते हैं दशानन तो अर्थ ये नहीं कि 10 मुंह, इसमें ना 10 महत्वपूर्ण है ना आनंद महत्वपूर्ण है, एक तीसरा या अन्य पद प्रधान है। और जब अन्य पद प्रधान होगा तब बहुब्रीहि अन्य का हो, वहां पर बहुब्रीहि समास, यानी कह रहे दशानन अर्थ निकल रहा है रावण, या इसी तरह हम कह रहे हैं त्रिनेत्र, तीन जिसके नेत्र हो, यानी अर्थ निकल रहा है शिव जी। हम कह रहे हैं चतुर्भुज, यानी जिसकी 4 भुजा हो, तो यहां भुजा की संख्या नहीं, यहां पर जैसे ही हम चतुर्भुज कहते हैं अर्थ निकलता है विष्णु। या जब हम कहते हैं चतुरानन तो अर्थ निकलता है चतुरानन, यानी जिसका 4 मुंह, यानी ब्रह्मा। तो जब देख रहे हैं कि इन सभी में आपका, इन सभी में पहला पद गिनती वाला है, लेकिन यहां पर क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि इसमें न पहला पद महत्वपूर्ण है न दूसरा पद महत्वपूर्ण है, अन्य पद महत्वपूर्ण है। और जब अन्य पद महत्वपूर्ण होगा तो बहुब्रीहि अन्य कहावत है, वहां पर बहुब्रीहि समास होगा। तो बस आप लोग परीक्षा में इतना ध्यान दीजिएगा कि जब पहला पद गिनती वाला आवे तो तुरंत आपके दिमाग में होना चाहिए कि यहां द्विगु समास। लेकिन अगर उस विकल्प में बहुब्रीहि भी दिया है तो थोड़ा सा आप लोग रुक जाए और देखें कि कहीं अन्य पद प्रधान तो नहीं है। अगर अन्य पद प्रधान नजर आया तो लिख दीजिए बहुब्रीहि लगा दीजिए। अगर बहुब्रीहि विकल्प में नहीं हो और जैसे ही पहला पद गिनती वाला है तो द्विगु में पहला गणना पर्यावत है, यानी वहां पर द्विगु समास होगा। लेकिन अगर बहुब्रीहि थोड़ा सा रुकना है, अगर अन्य पद प्रधान है तो बहुब्रीहि, अन्य पद प्रधान नहीं है तो द्विगु समास। यानी जब कहा जाए, लेकिन जो कहा जाए उससे भिन्न अर्थ निकले तो वहां पर हो जाएगा बहुब्रीहि। लेकिन जब पहला पद दूसरे पद की संख्या का बोध कराए तो वहां पर होगा द्विगु समास। ये थोड़ा सा ध्यान सावधानी रखने की आवश्यकता है, ठीक। तो ये हुआ द्विगु, यानी द्वंद्व में और चिन्ह, जब दो पदों के बीच में और का लोप हो
तो द्वंद्व समास होगा। और जब पहला पद दूसरे पद की संख्या का बोध करावे, दिग में पहला गणना पद आवत है, वहां पर द्विग समास होगा। तो आज हम लोग द्वंद्व और द्विग को पढ़े। दूसरा जो वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में बाकी जो तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्यय भाव समास और बहुव्रीहि समास पढ़ेंगे। तो पार्ट 2 में बाकी समास पढ़ेंगे। तो यहीं पर हम अपने क्लास को रोक रहे हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग जब लाइक करते हो तो इससे हम लोग का भी मनोबल बढ़ता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में आप लोग अपना विचार अवश्य लिखिएगा, क्योंकि उस विचार को हम लोग पढ़ते हैं तो प्रयास ही करते हैं कि और अच्छा वीडियो बनाएं। साथ में बेल आइकन, अगर हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अगर हम अपलोड करें तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और साथ में प्रयास ये करिएगा कि अपने मित्रों को भी वीडियो शेयर करने का प्रयास कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। और इसी के साथ हम अपनी क्लास रोक रहे हैं। जय भारत, वंदे मातरम। ओके, धन्यवाद।